कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ठीक है जी। चलिए दोस्तों, आज हम दोबारा से एक बार फिर मिल रहे हैं। कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और मैं क्लास में मैं चाहता हूं कि आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप व्यूज दिखाएं और लोगों को बताएं कि इन वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर सच में मिल रहा है तभी बताएं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक्चुअली में आपको बेनिफिट मिले। मेरा भावना आपके भले करने की है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप ये शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं फेस टू फेस, तो उनको फायदा नहीं हो रहा, ये घर बैठे वो देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 1B की तरफ आज हम शुरू करेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में लेक्चर नंबर 1B। मैं एक बात बता दूं कि मैंने लास्ट लेक्चर 1A में आपको एक तो इंट्रोडक्शन दी थी और हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था। मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। फिर मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बातें की थी, मैंने रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया था और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स बताए थे, और फिर मैं मॉनेटरी फैक्टर्स में आ गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मॉनेटरी फैक्टर्स में मैंने सबसे पहला फैक्टर जो बताया था उसका नाम था कैश फ्लो क्राइटेरियास। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं मैंने बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और मैंने आपको पिपली मूवी और एक वीडियो दिखाया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, तो मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा कि आप सभी क्या करें, मेरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की YouTube की वीडियोस डाउनलोड करें और आप अपने पास रखें। मैंने बड़ा ही आसान तरीके से समझाया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी थर्ड पॉइंट जो हम करने वाले हैं उसका नाम है डिसीजन क्राइटेरियास। डिसीजन क्राइटेरियास। तो दोस्तों, हमने कैपिटल बजटिंग में ये दो बातें कर ली हैं। आज का मुख्य क्लास का लेक्चर का यही एक हमारा एजेंडा है। मैं आप सभी को डिसीजन क्राइटेरियाज के बारे में बताऊंगा और एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे आज हम जितने भी कंसेप्ट कवर कर लेंगे उसके 8 क्वेश्चंस मैंने कंसेप्ट बेस्ड दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चंस मैंने आपको ईपीक्यूज में दिए हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, मैं आज आपको जो भी कुछ बताऊंगा ये कंसेप्ट नंबर जो भी लिखवाऊंगा, जैसे कंसेप्ट नंबर मैं आज 5 से शुरू करूंगा। यकीन मानिए, अगर आज की क्लास, आज का लेक्चर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको काफी हद तक कैपिटल बजटिंग की बातें समझ आ जाएंगी और आप अपने आप बड़े सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए हम उसी ज्ञान की गंगा में बहने के लिए चल पड़े। आज मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आपको, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था आज भी मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आपको और कुछ न्यूज चैनल की बातें बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, पहले आप कंसेप्ट 5 एक बार लिख लें। कंसेप्ट 5 एक बार लिख लें और फिर हम आगे चलेंगे। कंसेप्ट 5 डिसीजन क्राइटेरियास।
बड़ी मेहनत से दोस्तों मैंने ये सारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं और मुझे मालूम है कि बाकी कंपटीटर्स भी ये देख लेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आपको बेनिफिट मिले इसलिए मैं इन सभी को मैंने YouTube पे डालने की कोशिश की और मैं आने वाले दिनों में बड़े सारे लेक्चर्स और YouTube में डालूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका फायदा हो, भले मेरे कॉम्पिटिटर्स इसको देख लें, लेकिन दोस्तों कहते हैं जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, कॉपी पेस्ट तो कर लीजिए फिर भी कुछ वो वाली बात नहीं आ पाएगी। आप कंसेप्ट नंबर 5 एक बार लिख लें, फिर मैं आगे चलूंगा। डिसीजन क्राइटेरियास। Decision criteria for evaluating any capital budgeting project। आज के बाद आप इस दुनिया में सिंगापुर में बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, लंदन बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, पाकिस्तान बैठे हो, हिंदुस्तान बैठे हो, एक बात को समझ लीजिएगा, मैं आज जो बताऊंगा पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा। तो हम दो तरह के फैक्टर्स को दिमाग में रखते हैं। एक है ट्रेडिशनल, गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, वो ठंडी हवा के झोंके, वो बालों का लहलहाना, स्कूल के दिन, ट्रेडिशनल हो गए। और एक है मॉडर्न, मॉडर्न आजकल का जमाना, आजकल के टच स्क्रीन का जमाना, आजकल के फेसबुक का जमाना, आजकल के व्हाट्सएप का जमाना। एक बात मैं बता दूं, इस दुनिया में दोनों टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, पुराना जमाना भी, नया जमाना भी। ट्रेडिशनल का दूसरा नाम है नॉन डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियास। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियास। और उसको छोटा नाम, जैसे आपका घर का नाम है रामू, शामू, टिम्मू, छोटू, ऐसे इसका दूसरा नाम है नॉन डीसीएफ क्राइटेरियास, नॉन डीसीएफ क्राइटेरियास। और राइट हैंड साइड में मॉडर्न क्राइटेरियास, मॉडर्न फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियास, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियास। और डीसीएफ, डीसीएफ क्राइटेरियास, डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियास। अब पहले आप नॉन डिस्काउंटेड में लिख लें। नॉन डिस्काउंटेड में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन डिस्काउंटेड में पहला क्राइटेरिया लिखें पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, पीबी जिसको बोलते हैं। उसका बड़ा भैया का नाम है, उसके बड़े भैया का नाम है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। उसके नीचे लिखा नॉन डीसीएफ क्राइटेरिया, तो वो काट दीजिए, गलती से लिखा हुआ। ट्रेडिशनल में 3 टूल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो है पे बैक पीरियड, बड़े भैया भी हैं उसके। दूसरा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, आरओआई। पे बैक पीरियड को बोलते हैं पीबी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को बोलते हैं एआरआर, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं आरओआई। तो ट्रेडिशनल में 3 टूल्स ध्यान में रखने, जिसकी अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, लॉजिक समझेंगे, लॉजिक समझेंगे। ठीक है ना बेटे, समझ आ रहा है ना बेटे, समझ आ रहा है ना बेटे। अगर ये समझ आ रहा तो ये YouTube पे वीडियो डाउनलोड कर लो ना। और बेटे इसमें आप अपने आप को सब्सक्राइब कर लो ना, और लोगों को भी बताओ मेरे बेटे। अच्छा तो चलिए डिस्काउंटेड में लिखिए। डिस्काउंटेड मतलब मॉडर्न, डिस्काउंटेड का मतलब मॉडर्न। और डिस्काउंटेड में पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, एनपीवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल इस समय आप लिख रहे हैं। यकीन मानिए कैपिटल बजटिंग का अगर नाम मुझे बदलना हो तो मैं कैपिटल बजटिंग का नाम नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख दूंगा। होना भी नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। सीएफए यूएसए का, सीपीए यूएसए का, आईएफआरएस लंदन का,
ACCA लंदन का, इस दुनिया के तमाम कोर्स मैंने देख लिए, उन सभी में एक बात समझ आती है, NPV सभी को करना होगा। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI, 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 और थर्ड है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, IRR, IRR। ठीक है जी, कंसेप्ट 6 लिख लीजिए, फिर समझाऊंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 थ्योरी के 4 क्वेश्चन दिए थे, अभी मैं उनके ऊपर डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि आप कितना पढ़ कर आए हैं। 4 क्वेश्चन अभी हम रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे कितना पढ़ के आए हैं। लेकिन अभी आप ईमानदारी से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पेज नंबर 79 निकाल लें, पहले कंसेप्ट लिखे। फॉलोइंग आर द स्टेप्स, स्टेप्स को अंडरलाइन कर दें। स्टेप नंबर 1, calculate cash outflows, calculate cash outflows in relation to project, प्रोजेक्ट से रिलेट करती हुई आउटफ्लोज कैलकुलेट कर लीजिए। अगर नहीं दी हुई तो इफ नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अभी समझाऊंगा इन सबका मतलब, एक एक वर्ड, एक एक करोड़ रुपए का मेरे बेटे। यकीन मानिए अगर ध्यान से आपने लिख दिया और मेरी बात सुन ली, दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कर नहीं पाएंगे आप। इस बार दिसंबर में भी ये सारा क्वेश्चन हमारी बुक का ही आया है, अभी मैं प्रूव कर रहा हूं। उसका यूट्यूब मैंने अलग प्रिपेयर कर दिया एक वीडियो, जिसमें पूरा पेपर दिसंबर का मैंने रिवाइज कर दिया। स्टेप 2, कैलकुलेट कैश इनफ्लोज, पहली क्लास इंडिया की प्रोफेशनल लेवल की, जिसमें PPTs और लॉजिक्स और वीडियोस सब कुछ है। कैलकुलेट कैश इनफ्लोज, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन in relation to project if not specified in the question. Third step, calculate cumulative cash inflows, calculate cumulative cash inflows, अभी बताऊंगा क्यों। स्टेप 3 के बाद आ जाइए स्टेप 4, एक फॉर्मेट बनाना है। स्टेप नंबर 4, prepare the following format while calculating payback period, while calculating payback period। पहला कॉलम है जी ईयर का, फर्स्ट कॉलम है ईयर, सेकंड कॉलम है कैश फ्लो, सेकंड कॉलम है कैश फ्लो, थर्ड कॉलम है जी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, फोर्थ कॉलम है पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड। अब ये कहां से आया, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। स्टेप नंबर 5, गिव द रिकमेंडेशन। ठीक है जी, शॉर्टर को अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका पेबैक पीरियड शॉर्टर है उसको एक्सेप्ट करेंगे जी। स्टेप नंबर 5, गिव द रिकमेंडेशन, गिव द रिकमेंडेशन, लिखिए जल्दी। उम्मीद है लिख लिया होगा आपने।
चलिए जी, फिर मैं स्लाइड बंद कर दूंगा, इसलिए भले समझ नहीं भी आया तो डी पॉइंट लिख लीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ सिंपल और नॉर्मल पेबैक पीरियड। जो पेबैक पीरियड लिखा है वो नॉर्मल पेबैक पीरियड भी नाम हो सकता है उसका। ड्रॉबैक्स ऑफ सिंपल और नॉर्मल पेबैक पीरियड, ड्रॉबैक्स ऑफ सिंपल और नॉर्मल पेबैक पीरियड। एक बच्चा कहता है मास्टर पागल है, डांस कर करके पढ़ाता है। हाँ बेटे, मन से पढ़ाता हूँ, मन से, इसलिए डांस करके पढ़ाता हूँ और थकता नहीं हूँ बेटे। कहते हैं जो भी काम हम मन से करते हैं तो उसमें थकावट नहीं होती बेटे। मन से पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पास हो जाएं और अपने माता पिता के सपने पूरे करें बेटे। It does not consider time value of money. It does not consider time value of money. मैंने यहाँ पर escape का बटन दबा दिया और इसको मैं मिनिमाइज कर दिया और मैं आगे चल पड़ा मेरे बेटे, आगे चल पड़ा आपको समझाने के लिए। ये मैंने एक बढ़िया सा पेज आपके लिए ओपन कर दिया और मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप पेबैक पीरियड को ध्यान से सुने। मैंने कहा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इवेल्युएट करने के लिए आपको आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, सारी चीजें कैश फ्लो की लेनी है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्राइटेरिया। दूसरा 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 हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान रखेंगे, वो बात मैं आज फिर बताऊंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान रखेंगे। और बेटा तीसरा, डिसीजन क्राइटेरियाज का ध्यान रखेंगे। बस ये 3 बातों का अगर आपने संगम समझ लिया तो यकीन मानिए बड़े से बड़े क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। इस समय मैं आपको डिसीजन क्राइटेरियाज बताने जा रहा हूं और मैंने कहा डिसीजन क्राइटेरियाज 2 होते हैं। एक का नाम है नॉन डीसीएफ और दूसरे का नाम है डीसीएफ। और नॉन डीसीएफ के 3 टूल्स हैं और डीसीएफ के भी बेटे 3 ही टूल्स हैं, 3 ही टूल्स हैं मेरे बेटे। नॉन डीसीएफ में पहला टूल है पे बैक पीरियड। पहले टूल का नाम है पे बैक पीरियड। और बेटे नॉन डीसीएफ में दूसरे टूल का क्या नाम है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और आरओआई। ये बेटे आप लिख चुके हैं, मेरा ये सेवा भाव है कि मैं दोबारा बता रहा हूं बेटे, आप लिख चुके हैं, ये मेरा सेवा भाव है बेटे। डीसीएफ, एक बच्चा हंसने लग गया, सेवा भाव, हाँ बेटे प्यार है, प्यार है मेरे बेटे, आजकल जैसा लव नहीं, पहले जमाने जैसा प्यार है बेटा, मन से चाहता हूं कि आपका फायदा हो। डीसीएफ, डीसीएफ में पहला टूल है बेटे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और बेटे दूसरा टूल का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेटे तीसरे का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे लिख चुके हो आप, हाय राम, ये लिख चुके हो। अभी मैं इस टूल की बात करूंगा, फिर इसके बड़े भैया डिस्काउंटेड पेबैक की बात करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं एनपीवी की बातें करूंगा, फिर पीआई की बातें करूंगा और फिर एआरआर की बातें करूंगा। बस बेटे आज 3-4 टूल्स तो आज ही बता देने बेटे। तो पे बैक पीरियड की बातें शुरू करूंगा। मैं बेटे ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में आप जो भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, आउटफ्लो में जो भी कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, आप उसको लेते हैं, रिकवर करते हैं कैश इनफ्लो के रूप में। आप उनको रिकवर करते हैं कैश इनफ्लो के रूप में। सपोज करते हैं कि आप 5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दिए और आपको इसमें मिलेगा इनफ्लो के रूप में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। बेटे ये पैसे आपको भविष्य में मिलेंगे। ट्रेडिशनल टूल्स में ऐसा माना गया है, नॉन डीसीएफ में ऐसा माना गया है कि समय की जो वैल्यू, जो भी पैसे की वैल्यू आज है उसकी वैल्यू सेम रहेगी आने वाले ईयर्स में, कभी भी कम नहीं होगी।
गिरेगी नहीं। ये टूल्स मानते हैं कि महंगाई नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जैसे आज के ये सतयुग के जमाने में रहते हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, बेटे आजकल तो कलयुग है। ये टूल हिस्टोरिकल है, ये मानता है कि समय में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। इसीलिए इस टूल का नाम रखा गया, क्या रखा गया मेरे बेटे? नॉन डिस्काउंटेड। क्योंकि जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे तो उसका नाम तो बेटे डिस्काउंटेड पड़ जाएगा ना। तो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज, बेटे ये नाम है, ये नाम है मेरे बेटे, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज। अब मैं समझाने जा रहा हूं कि पे बैक पीरियड क्या होता है। मैं ये कहता हूं, ये जो 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं बिगिनिंग में, ये कितने दिन में? पे बैक का मतलब क्या है? जो मैंने पेमेंट की, जो भी मैंने पेमेंट की, पे बैक पीरियड, जो भी मैंने पहले पेमेंट की वो बैक कितने समय में आ जाएगी, उसी का तो नाम है पे बैक पीरियड, उसी का तो नाम है पे बैक पीरियड। तो बेटे जो 5 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, ये कितने दिनों में वापस आ जाएंगे, ये कितने दिनों में वापस आ जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना बेटे। ये कितने पीरियड में वापस आ जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। तो बेटे इसी का तो नाम है पे बैक पीरियड। जैसे मैंने 5 लाख रुपए लगाए बेटे, अब ये वापस कितने दिनों में आएंगे? वैसे तो यहां से दिख ही रहा है, पहले साल में 2 लाख आएंगे, दूसरे साल तक, मैं रिपीट करता हूं, दूसरे साल तक 5 लाख आ जाएंगे। इसका मतलब यहां पर पे बैक पीरियड होगा 2 इयर्स। क्यों? क्योंकि 2 साल तक 5 पूरे आ जाएंगे। तो बेटे इसको पेपर में कैसे करना है, मैंने इसके लिए आपको स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप आपने देखा, आपने लिखा बेटे कैलकुलेट कैश आउटफ्लोस। अच्छा, अगर नहीं दी हुई तो इफ नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर आपको कैश आउटफ्लोज क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो बेटे कैश आउटफ्लो निकालनी है सबसे पहले। तो स्टेप नंबर 2, तो बेटे स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कैश इनफ्लोज, उसको बोलते हैं बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। बेटे स्टेप नंबर 3, बेटे हम एक खांचा बनाएंगे, जैसे आपने लिखा हुआ था फॉर्मेट में, ईयर लिखेंगे, कैश फ्लो लिखेंगे। बेटे कैश फ्लो का मतलब आउट भी होता है और इन भी होता है। आउट को बेटा हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इनको ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहां पे लिखेंगे बेटे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, यहां लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, और यहां पे लिखेंगे बेटे पे बैक पीरियड। ये हमने खांचा बनाया था, तो बेटे 0 पीरियड में आउटफ्लो होती है, तो कैश आउटफ्लो ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर, कैश इनफ्लो सेकेंड ईयर, जितने भी ईयर्स होंगे बेटे लिख देंगे ना। क्यों घबराते हो कि हर बार 5 होंगे? जितने होंगे लिख देंगे बेटे। अब फर्स्ट ईयर में तो आपको इनफ्लो 1 मिलेगी, लेकिन सेकेंड ईयर तक एक तो फर्स्ट ईयर की इनफ्लो भी मिल जाएगी, सेकेंड ईयर की भी मिल जाएगी, तो दोनों जमा कर देंगे। इसी को तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस। और थर्ड ईयर में बेटे कैश इनफ्लो 1 प्लस कैश इनफ्लो 2 प्लस कैश इनफ्लो 3, लो मेरे बेटे ऐसे ही करते जाएंगे। बाकी की बातें मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, पेज नंबर 79, पेज 79, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 79। A company is contemplating to purchase a machine. एक कंपनी